हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। जनरल साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और समीक्षा अधिकारी के जो 11 फरवरी को एग्ज़ाम है उसके लिए ये बेस्ट एग्जाम पेपर रहेगा। तो एक एक क्वेश्चंस जो है महत्वपूर्ण है। सेट नंबर ये 6 है, तो ध्यान रखिएगा। 5 जो सेट हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनको भी देखिए। ये सबसे ज़्यादा रिपीट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं, रीड करते हैं और देखिए आपको कितने क्वेश्चंस पता है। जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं पता हो या थोड़े से डिफरेंट हो उनको आप पर्सनल नोट्स बनाया करिए। नोट्स ही आपको जो है फ़ायदा पहुंचाते हैं। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उससे पहले रिवीजन के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि ये वीडियो ज़रूरी नहीं कि आप 2 महीने बाद जो है देख पाएँ या ढूंढ पाएँ कि यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस थे। इसलिए अपने स्वयं के पर्सनल नोट्स ज़रूर बनाया करिए, ठीक है। कई लोग जो है पीडीएफ मांगते हैं कि पीडीएफ प्रोवाइड किए उसका, हालांकि मैं टेलीग्राम लिंक में उसको पीडीएफ डाल देता हूँ, लेकिन फिर भी अपने नोट्स स्वयं के बनाइए, वो ज़्यादा फ़ायदा आपको करेंगे, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। निम्न में से कौन सी राशि जो है अदिश नहीं है? अदिश राशि नहीं है मतलब पूछ रहा है इसमें से कौन सी राशि सदिश राशि है, ठीक है। तो देखिए सदिश राशि और अदिश राशि ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। कई बार जो है अचानक इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। तो देखिए अदिश राशि क्या होती है? जिनमें दिशा नहीं होती है। और सदिश राशि क्या होती है? जिसमें जो है दिशा के साथ साथ जो है परिमाण भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से जो सदिश राशि है वो है त्वरण, और बाकी जो है द्रव्यमान, घनत्व और चाल जो है वो एक अदिश राशि है। त्वरण के साथ साथ अगर पूछा जाए कि कौन सी सदिश राशि है, तो देखिए बल जो है वो एक सदिश राशि है, और वेग जो है एक सदिश राशि है, विस्थापन जो है वो एक जो है ये भी एक सदिश राशि है। तो ठीक है, ये सभी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर लगभग 600 न्यूटन है या एन है, तब चंद्रमा पर उसका कितना भार होगा? तो देखिए आप सबको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर जिस मनुष्य का भार अगर जो है जितना भी है, तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का भार का जो है 1/6 होगा। तो कह सकते हैं कि भार का 1/6 होगा, इतना होगा। तो सीधा सा है 600 N है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का भार 600 kg है, एग्जाम्पल से ऐसे समझने के लिए, तो उसका 1/6 कर दीजिए, तो उसका भार होगा 100 N, मतलब 100 किलो उस व्यक्ति का चंद्रमा पर भार होगा, ठीक है। अगर किसी का भार 60 kg है तो उसका भार 10 kg होगा चंद्रमा पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वी पर जो है चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का भार कितने गुना होता है, तो चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का जो है 1/6 होगा, ठीक है। एक नदी पर चलता हुआ जहाज जब वो समुद्र में आता है तब क्या होगा? तो जहाज का स्तर पहले जितना होगा, या थोड़ा ऊपर उड़ जाएगा, या थोड़ा नीचे जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। यूपी SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है थोड़ा ये ऊपर जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, जिस तरीके से वो नदी में चल रहा होता है, जैसे ही वो समुद्र में जाता है तो उसका जो है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में वो डूब जाती है? इसका सही आंसर बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, सोचिए इसका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। लोहे का घनत्व जो होता है वो पानी से अधिक होता है, याद रखना, और पारे से कम होता है। तो जिस चीज़ का घनत्व जो है उस जिस चीज़ में है उससे ज़्यादा होगा तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली डूब जाएगी। तो लोहे का घनत्व जो होता है वो पानी से कम होगा और माफ करना, पारे से कम होगा और पानी से ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो कितना होता है अधिकतम? तो पानी का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। ध्यान रखना 4 डिग्री सेल्सियस पे, ना कि -4 लगा दीजिएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य में निरंतर जो है ऊर्जा का सृजन का कारण क्या होता है? तो सूर्य जो है वो उसमें जो ऊर्जा बन रही होती है उसका कारण पूछ रहा है। देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। इसका सही जवाब है नाभिकीय संलयन। सूर्य में जो ऊर्जा बनती है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा बनती है। हम सब में हाई स्कूल इंटर में क्वेश्चन पढ़ा है, तो हमें पता है कि 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिल करके एक हीलियम का निर्माण करते हैं। तो याद रखना 4 हाइड्रोजन का नाभिक मिल करके एक हीलियम के निर्माण करते हैं, और उसके साथ साथ ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये कभी समाप्त ना होने वाली जो है ऊर्जा है एक तरीके से, ठीक है, नाभिकीय संलयन। अच्छा, कई बार पूछा जा सकता है कि नाभिकीय संलयन जो है बम जो है कौन से नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर काम करता है? तो हाइड्रोजन बम जो होता है, हाइड्रोजन बम जो होते हैं वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर काम करते हैं।
और परमाणु बम जो होते हैं वो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पे काम करते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया चलती है, या परमाणु बम जो फेंके जाते हैं उसमें नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया का चलती है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया पर कौन सा बल लगता है? तो दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो देखिए इसका सही आंसर है सेंट्रीफ्यूगल बल। याद रखना सेंट्रीफ्यूगल, कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है इंग्लिश वर्ड दे करके, तो ये नाम याद, अपकेंद्रीय बल जिसे कहते हैं, ठीक है। तो दूध से क्रीम निकालना हो या वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धोए जाते हैं उसमें भी जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी मनुष्य के शरीर का तापमान बताना है कितना होता है? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सभी देखिए सेल्सियस में पता रखिएगा, केल्विन में भी याद रखना, और जो है फ़ारेनहाइट में दाम, इन तीनों जो है तापमान के जो है मानक में याद रखना होगा मनुष्य के शरीर का तापमान। तो देखिए इसका सही आंसर है, किसी व्यक्ति का जो शरीर का तापमान होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 38 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, और अगर केल्विन में पूछा जाए तो जो है 210 जो है केल्विन के करीब जो है मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूरदृष्टि दोष के लिए किस प्रकार के जो है लेंस का प्रयोग होता है? तो पूछ रहा है दूरदृष्टि। दूरदृष्टि दोष का मतलब है कि किसी व्यक्ति को दूर का जो है साफ दिखाई पड़ता है। याद रखना दूरदृष्टि वाले दोष में व्यक्ति को दूर का साफ दिखाई देता है, लेकिन उसे पास का साफ नहीं दिखाई पड़ता है। तो याद रखना दूरदृष्टि दोष में दूर का साफ दिखाई देता है, पास का साफ नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो इसमें जो दूरदृष्टि वाला व्यक्ति होता है उसमें लेंस का प्रयोग होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो याद रखा निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस जिसे कहते हैं कॉनकेव लेंस, और उत्तल लेंस को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो ये भी याद रखना कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहे के ऊपर जो है जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लोहे के ऊपर जो जिंक की परत, याद रखना लोहे के ऊपर जो है क्या बोलते हैं, जंग लगने से रोकने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लोहे के ऊपर जो है जंग से बचाने के लिए उसको जो है किस चीज़ की परत चढ़ाते हैं? तो जिंक की परत चढ़ाते हैं, और इस परत को जो है क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं गैल्वनाइजेशन। याद रखना तो गैल्वनाइजेशन इसकी जो है विधि को कहा जाता है, ठीक है। याद रखना अगर हिंदी में पूछा जाए तो यशोद लेपन विधि कहते हैं, यशोद लेपन विधि। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो गैल्वेनाइजेशन जो है वो इंग्लिश टर्म है, और यशोद लेपन जो है हिंदी टर्म है। कई बार अक्सर जो है यही टर्म यूज़ किया जाता है, लेकिन कई बार हो सकता है कि क्वेश्चन में यशोद लेपन पूछ ले और आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना जिंक की परत चढ़ाते हैं लोहे के ऊपर जंग से बचाने के लिए, उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन या फिर यशोद लेपन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सही कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और सबको पता होगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, ठीक है। और रदरफोर्ड की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड कह रहा हूं, प्रोटॉन की खोज जो है प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज, ठीक, ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंडरसन ने जो की थी पोजिट्रॉन की खोज की थी। तो ये तीनों जो है नाम बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है उत्सर्जित करते हैं, तो ये कौन सी किरणें उत्सर्जित करते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, या सभी? तो देखिए रेडियो जो सक्रिय जो है एलिमेंट्स होते हैं वो सभी प्रकार की किरणें उत्सर्जित करते हैं। ज़्यादातर जो है उनमें बीटा किरणों का जो है, गामा किरणों की जो है मात्रा ज़्यादा होती है। अल्फा किरणें, बीटा और गामा तीनों प्रकार की होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग जो है किस रूप में किया जाता है? तो हम सबको पता है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, और भारी जल का क्यों प्रयोग किया जाता है ये हमें आंसर देना है। तो भारी जल का प्रयोग जो है वो मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रहों की गति का नियम जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की जो गति का नियम है वो किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर है केपलर ने। ध्यान रखना ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था, ठीक। मनुष्य जो है पहली बार चांद पर कदम रखा था किस वर्ष? ठीक है, तो मनुष्य ने जो पहली बार जब चांद पर कदम रखा था वो है 1969 में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम सबको पता होगा, चांद पे कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग।
और चांद पे कदम रखा था पहली बार 1969 में। अच्छा, 1969 में ही भारत में इसरो की स्थापना हुई थी, याद रखना। इसरो की स्थापना, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में, ठीक है। आगे बढ़ते। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का जो आविष्कार किया था वो थे ओपेनहीमर। ध्यान रखना, परमाणु बम के आविष्कारक जो थे वो ओपेनहीमर ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था सैमुअल कोहेन ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से जो है किस मानक यंत्र द्वारा वायु का वेग मापा जाता है? तो वायु का वेग मापा जाता है वो किस मानक यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर द्वारा वायु का वेग मापा जाता है। और ओडोमीटर द्वारा जो है वो वाहन ने कितनी दूरी जो है तय की होती है उसको मापते हैं। ओडोमीटर द्वारा जो है वाहन में जो है कितनी दूरी जो है वाहन ने कितनी दूरी तय की है, कार ने कितनी दूरी तय की है, इसको मापा जाता है, ठीक है। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, ठीक है। तो ये तीनों, ये सारे क्वेश्चंस ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है, सभी को याद कर लीजिएगा। डायनोमो जो है किस प्रकार की ऊर्जा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी SSC का ये फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखना, मैंने अपने टाइम में बहुत बार ये क्वेश्चन देखा है। तो डायनोमो जो है किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? तो डायनोमो का जो प्रयोग होता है वो प्रयोग होता है यांत्रिक, मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, याद रखना। डायनोमो का काम होता है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से जो है कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो देखिए हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो हाइड्रोजन के तो पहले 3 समस्थानिक है, ये याद रखना। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3। और इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है इट्रियम। इटियम जो है इसका समस्थानिक है। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइट्रियम, ठीक है, ये सभी जो है समस्थानिक है हाइड्रोजन के, लेकिन जो है इरिट्रियम जो है या इट्रियम जो है ये समस्थानिक नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो है प्रवृत्ति कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है अवकरण। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण और ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है ये होती है अवकरण, ठीक है। चलिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए पीएच मान से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। याद रखना, 7 जो होता है शुद्ध जल का पीएच मान होता है, ठीक है। और ब्लड का जो होता है वो 7.4 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस खनिज से रेडियम जो है हमें प्राप्त होता है? तो रेडियम की जो प्राप्ति होती है वो हमें किस जो है खनिज से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर है पिच ब्लेंड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से जो है सबसे भारी धातु कौन सी है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम और चांदी। इनमें से सबसे भारी धातु बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब है यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी धातु है सभी ऑप्शंस में। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन को जलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है पानी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है। मूत्रालयों के पास जो है प्रायः नाक में चुभने वाली जो गंध होती है उसका कारण क्या होती है? तो जो हम जब टॉयलेट करते हैं तो टॉयलेट करते वक्त जो हमारे नाक में जो है एक तीखी जो है स्मेल आती है, ठीक है, तो वो स्मेल आने का कारण क्या होता है? तो इसका सही जवाब है अमोनिया। ध्यान रखना, अमोनिया इसका कारण है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। तेजाब वर्षा जिसे कहा जाता है एसिड रेन, पर्यावरण में जो है निम्न प्रदूषण के कारण होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एसिड रेन किस कारण होती है? तो इसका सही जवाब देखिए, तो एसिड रेन होने का जो कारण है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसका सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुगाली करने वाले जो है पशुओं से किस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है? जुगाली का मतलब है जो अपने चारे को मुंह से चबाते रहते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, है ना, ये सभी जो हैं जो चारा खाते हैं, ग्रीन जो है चारा खाते हैं, इस तरीके के जो पशु होते हैं वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करते हैं। तो इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित की जाती है? तो इसका सही आंसर है मेथेन। ऑप्शन बी। कई लोग कहते हैं ना
जो बाबा साधु टाइप होते हैं या जो अनपढ़ जाहिल टाइप के होते हैं, वो कहते हैं कि जो है गाय जो है इकलौती जानवर है जो ऑक्सीजन छोड़ती है। वो बेवकूफ़ होते हैं बिल्कुल। याद रखना, गाय हो या कोई भी जानवर हो, सबसे ज़्यादा जो है वो छोड़ती है मीथेन। ठीक है, पर्यावरण को नुकसान इससे बहुत पहुंचता है। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है, जिस चीज़ को पढ़े। निम्नलिखित में से जो है किस पुस्तक में न्यूटन के गति के नियमों को प्रतिपादित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्यूटन ने जो 3 नियम दिए थे अपने गति के नियमों को, वो प्रतिपादित किया था किस पुस्तक में किया था? इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है प्रिंसिपिया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? इसका सही आंसर है न्यूटन का जो पहला नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा रोग आनुवांशिक रोग है, हेरिडिटी रोग है? ठीक है, एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर होने वाला रोग है। तो देखिए वर्णांतता है, जिसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो है, इसमें जो है व्यक्ति को रेड और जो है ग्रीन, याद रखना, इसमें जो है ऐसे व्यक्ति को जो है लाल और जो है हरा, रेड और ग्रीन जो है वो देख नहीं पाता। इसमें इस व्यक्ति को ये लाल और हरा रंग नहीं दिखता है, कलर ब्लाइंड। ये एक आनुवांशिक रोग भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे ज़्यादा जो है तत्व पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। याद रखना, हाइड्रोजन जो है सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टमाटर का लाल रंग जो है किस वर्णक के कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इसका याद कर लीजिएगा। तो टमाटर में जो लाल रंग होता है वो होता है लाइकोपिन की वजह से। पिन के चुभाने से जो है टमाटर फूट जाएगा, ऐसे याद कर लो। तो मुझे तो ये ऐसे ही याद था, मैं आपको बता रहा हूँ। पिन को चुभाने से टमाटर जो है फूट जाएगा, जब पका टमाटर होगा ना तो उससे रस निकलने लगेगा, याद रखना। ठीक है, अब जो है और भी चीज़ें देख लेते हैं। तो कैरोटीन जो है ये किससे जो है, गाजर में जो लाल रंग होती है वो किसके कारण होती है? उसमें होता है कैरोटीन के कारण होती है। तो कई बार होता है, आप देखिए फॉरेन में जो है टीन के डिब्बों में जो है गाजर भरी रहती है ना, तो इस तरीके से कैरोटीन, टीन मंगा लो गाजर की, इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। और एंथोसाइनिन जो होता है, याद रखना, इसमें जो सेब होता है, सेब का जो लाल रंग होता है वो इसी के कारण होता है, एंथोसाइनिन। और जैंथोफिल जो होता है वो हल्दी का जो पीलापन होता है, हल्दी में जो पीलापन होता है वो जैंथोफिल के कारण होता है। तो ये सभी जो है ऑप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, समीक्षा अधिकारी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। देखिए मैं डेली जो है आपको एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ, और कोई भी आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे जो है यूपी समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी SSS के अंतर्गत कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये सभी एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। और एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मतलब ये 100% आने वाले क्वेश्चंस हैं। इनके अलावा आपको जो है कोई और, अगर मैं आपको 10 सेट करा दूँ एक महीने में, और वो 10 सेट में 50 करीब 500 क्वेश्चंस होंगे, इन 500 क्वेश्चंस में आपको मैं गारंटी कह सकता हूं कि आप अगर 150 क्वेश्चंस आते हैं आपके जीएस में, और साइंस से जो है करीब 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो इन 500 में से करीब करीब जो है 10 से 15 क्वेश्चंस जो है फंसने के पूरे चांसेस रहेंगे। इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मेरे खुद के पर्सनल बनाए हुए नोट्सों से क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस को मैंने पढ़ के जो है हर एग्जाम्स जो है निकाला है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गलसुआ जो है, मम्स नामक रोग जो है किस वायरस द्वारा फैलता है? तो जो मम्स होता है वो किस नाम मतलब फैलता है, गलसुआ। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गलसुआ फैलता है पैरामिक्सो वायरस। तो याद रखना, मम्स जो होता है वो वायरस जनित रोग है, ये वायरस जनित रोग है, और ये पैरामिक्सो वायरस इसका नाम है। ठीक है, अच्छा ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है कि वायरस जनित रोग जो है कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको जो है एक कीवर्ड बता दूंगा, हालांकि आज नहीं, मैं इससे वीडियो आपको कल जो है पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इससे मैं अभी कल ही बताता हूँ। ठीक है, ऑप्शन इसका सही आंसर है ए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार जो है ग्रंथि में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लार ग्रंथि में जो पाया जाने वाला एंजाइम है वो है टाइलिन। बच्चे जो है टॉय खेलते हैं और टॉय खेलते हुए उनके मुंह से जो है लार खूब निकलती है, तो याद रखना टाइलिन है। तो लार ग्रंथि में जो पाया जाता है उसे कहते हैं टाइलिन जो है एंजाइम होता है। अगर टाइलिन ना हो तो इसकी जगह फिर आपको देगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम नाम का जो है एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। और ये जो टाइलिन होता है, ये जो है एक और बात याद रखना, टाइलिन जो है वो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है, माल्टोज। तो ये क्या है? ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। ये पीसीएस का क्वेश्चन है कि पूछा गया था जो कौन सा ऐसा है जो है एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है, तो वो टाइलिन परिवर्तित करता है, ठीक है। मनुष्य की जो आंत की लंबाई है वो कितनी होती है? लगभग बतानी है। तो देखिए, आंत की जो टोटल लंबाई होती है वो 22 फीट के करीब होती है। और दो आंतें होती है, एक तो होती है छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। ये सभी को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी आंत में जो है भोजन का अवशोषण होता है। जब आप खाना खाते हैं तो खाना जो है सारा जो है खाना छोटी आंत में जाता है और उसमें पूरा जो है भोजन के अंदर जितना भी जो है न्यूट्रिशन होता है वो सबका अवशोषण होता है, ठीक है। उसके बाद छोटी आंत से जब खाना पूरा तरीके से जो है मतलब अवशोषित हो जाता है, मतलब उसका प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब निचोड़ लेता है छोटी आंत, फिर उसके बाद उस खाने को जो है बड़ी आंत में फेंक दिया जाता है और बड़ी आंत जो है उससे जल निकाल देता है। जल और नमक, लवणता, एक तरीके से लवण निकाल करके फिर वो जो है एक तरीके से जो है मल के रूप में बाहर आ जाता है, ठीक है। तो याद रखना, जल का अवशोषण किस में होता है? लवण का अवशोषण किस में होता है? बड़ी आंत में होता है। और भोजन का अवशोषण, प्रोटीन का जो है टूटना होता है किस में होता है? तो छोटी आंत में होता है। और आंतों की लंबाई कितनी होती है? 22 फीट होती है, ठीक। बस इतना बेसिक क्वेश्चन है और बाकी पूरा साइंस आपको ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स जब मैं पढ़ाता हूँ क्लास में तो मैं अपने बच्चों से ये कहता हूँ, देखिए ज्ञान के लिए पढ़ने की कोशिश मत करो। मैं बार बार मैं आप लोगों से कहता हूँ ज्ञान के लिए आपको एग्ज़ाम निकालना है और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पेपर पास होने के लिए कितना ज़रूरत है पढ़ने की वो पढ़िए। आप देखिए जो आईएएस रैंक के जितने भी आईएएस हो या पीसीएस की जो 1 से 10 रैंक के तो जितने भी क्वालिफाई होते हैं वो सब जो है रिसेंटली आए हुए एग्ज़ाम्स में, मतलब रिसेंटली जो है तैयारी करना शुरू करते हैं कि मैंने जो है तैयारी केवल 1 साल पहले शुरू की, मुझे तो बस केवल इतना ही आता था। मेरा एक दोस्त था डीएसपी, ठीक है, मैं आपको बता दूं, वो उसने जब डीएसपी बना था तो उससे जो है हम लोग क्वेश्चंस पूछते थे, उसको सिर्फ केवल उतना ही पता था जितना उसको एग्जाम में सिलेबस की ज़्यादा, वो बहुत बाद में आया था तैयारी करने और बाद में जो है वो डीएसपी भी बन गया था पीसीएस यूपी में, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ तो सिर्फ केवल उतना पढ़िए जितनी आपको ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं कि पूरा उसकी कहानी पढ़ डालिए और दोस्तों के बीच में कहानी सुनाइए तो लोग सोचेंगे बहुत देखो कितना तेज है, ऐसा कुछ इसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा लंबी कहानी नहीं सुनाता हूँ। निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रोटीन की कमी से होता है? तो देखिए कौन सा रोग जो है प्रोटीन की कमी से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है उसे कहते हैं क्वाशियोरकर रोग और मरास्मस रोग। ये दोनों जो रोग होते हैं वो प्रोटीन की कमी से होता है। आप ध्यान रखना कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है? तो ये होता है बच्चों में होने वाला रोग जिसे कहते हैं क्वाशियोरकर। और मरास्मस रोग होता है ये सूखा, जब बच्चे को न्यूट्रिशन, देखिए प्रोटीन जो होता है वो शरीर की ग्रोथ जो है बढ़ाता है। कई बार आपने देखा होगा जिम में जाने वाले लोगों को जो कहा जाता है प्रोटीन युक्त भोजन लीजिए, प्रोटीन वाले जो सप्लीमेंट्स लेते हैं या चिकन खाइए या अंडे खाइए, उनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, ताकि जो है आप जब जिम जाएंगे और आपके जो है टिश्यूज़ जो है जो आपके जो है शरीर के जो है जो चीज़ें जो है टिश्यू टूटेंगे तो उससे क्या होगा, जब टूटेंगे तो वो प्रोटीन पाएंगे, प्रोटीन से जो है आपका शरीर की ग्रोथ बढ़ेगी। इसलिए जो है ये बड़ों में होने वाला रोग होता है, बड़े में खासतौर से बच्चे जो होते हैं बड़े वाले, जैसे हम उम्र के होते हैं 20 साल के, 15 साल के, 18 साल के, इनको जो है ये आमतौर पर जो है क्वाशियोरकर मरास्मस रोग होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों में होने वाला प्रोटीन की कमी से कौन सा होता है? ठीक है, दूध पीने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें जो है क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। और मरास्मस रोग जो होते हैं जिसे कहते हैं सूखा रोग, वो होता है बड़ों में। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, और दोनों यह इसका सही आंसर है, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है किस तत्व को जल में डुबाकर रखा जाता है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने सभी को एक ही जगह रख दिया है। तो जल में डुबा के रखा जाता है, इसमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर देखिए, फास्फोरस को जल में डुबाया जाता है। जैसे ही फास्फोरस हवा के संपर्क में आएगा ये जल उठेगा, जल उठेगा मतलब फायर, उसमें आग लग जाएगी। सोडियम को जो है किस में डुबा के रखा जाता है? तो सोडियम को जो है केरोसिन में दबा के रखा जाता है, केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, याद रखना। और मरकरी को जो किस में रखा जाता है? मरकरी को लोहा में रखा जाता है। तो चीज़ें याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं। किस रंग की तरंग दैर्घ्यता सबसे ज़्यादा होती है, सबसे अधिक होती है? तो तरंग दैर्घ्यता सबसे ज़्यादा होती है वो है लाल रंग की। लाल रंग की तरंग दैर्घ्यता सबसे ज़्यादा होती है। और विकिरणन जो है वो सबसे कम होता है, कम होता है। तो ये याद रखना, सबसे ज़्यादा जो है तरंग दैर्घ्यता लाल रंग की होती है और सबसे कम होती है। अगर इसको पलट ले, देखिए VIBGYOR, ये है सारे जो है एक तरीके से 7 रंग, ठीक है। वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया। तो कह सकते हैं कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्यता सबसे अधिक और विकिरणन सबसे कम होता है। और वायलेट रंग जो होता है उसको जो है उसकी जो है तरंग दैर्घ्यता सबसे कम और विकिरणन सबसे अधिक होता है, ठीक है। जस्ट रिवर्स है। तो ये इन दोनों को याद रखना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर देखिए। तो इसका सही आंसर है न्यूमिस्मैटिक। याद रखना, न्यूमिस्मैटिक जो है सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। यूपी ट्रिपल एससी, देखिए ट्रिपल एससी जैसे एग्जाम्स में ये बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस अध्ययन को क्या कहा जाता है। फाइकोलॉजी किसको कहते हैं? तो ये शैवाल को अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। और विटिकल्चर क्या होता है? ये अंगूर का है। पिसिकल्चर अगर पूछ ले तो ये है मछली उत्पादन, माफ कीजिएगा, विटिकल्चर नहीं, पिसिकल्चर। तो याद हो गया, न्यूमिस्मैटिक जो है सिक्कों के अध्ययन, फाइकोलॉजी जो है शैवाल का अध्ययन, विटिकल्चर जो है अंगूर की खेती के उत्पादन के लिए, और पिसिकल्चर जो है मछली के उत्पादन के लिए या मछली के जो है संबंध में जो है कहा जाता है, अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो B7 का जो देखिए, विटामिन से संबंधित क्वेश्चंस आपको हमेशा एग्जाम्स में मिलेंगे और विटामिन से संबंधित मैंने ऑलरेडी एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, एक एक क्वेश्चंस आपको वहां मिलेगा। उसको तैयार कर लिया तो आपको इसके बाद जो है विटामिन से संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, जिसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो B7 का जो रासायनिक नाम है ये है बायोटीन। याद रखना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो B7 का जो नाम है बायोटीन है, ठीक है। और साइनोकोबाल्मिन का जो है रासायनिक नाम है ये B12 का रासायनिक नाम है, ठीक है। और पायरिडॉक्सिन ये B6 का रासायनिक नाम है। और पेंटोथीनिक जो है ये B5 का रासायनिक नाम है, ठीक है। इनसे संबंधित रोग और इनको न्यूट्रिशन को क्या ज़रूरत होती है ये सभी वीडियोस में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है कौन सी गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो हमें पता है कि नाइट्रोजन सबसे अधिक है जो कि 78% है, ऑक्सीजन की मात्रा करीब 31% है। इन सभी गैसों को जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और वायुमंडल में जो गैस नहीं पाई जाती है वो है रेडॉन गैस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, गैसीय तत्वों में सबसे भारी गैस कौन सी है? तो ये ही है रेडॉन गैस, जो है गैसीय तत्वों में सबसे भारी जो है गैस कहलाती है। तो ये याद रखना, तत्वों में भारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स में के लिए दृष्टि से, तो जो क्वेश्चंस के साथ कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको तुरंत ही बता देता हूं। इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि आगे आने वाले समय में क्वेश्चंस तरीके का मिल जाए। तो स्टेनलेस स्टील में किस तत्व को मिलाकर इसकी कठोरता को बढ़ाते हैं? एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है। तो देखिए स्टेनलेस स्टील जो है इसमें मिलाया जाता है क्या? तो स्टेनलेस स्टील में जो है तांबा, क्रोमियम और मैग्नीज तो मिलाया ही जाता है। इसके साथ साथ जो है क्या मिलाया जाता है? तो देखिए 43 का आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की मात्रा बढ़ा करके जो है हम जो है इसकी कठोरता को बढ़ा देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब बनाने में किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है? तो देखिए विद्युत जो बल्ब होते हैं उनमें जो कांच का प्रयोग होता है उसमें किस कांच का होता है? इसे क्राउन कांच कहते हैं। याद रखना, उसे क्राउन कांच, बल्ब बनाने में क्राउन कांच का प्रयोग होता है। और पोटास जो है कांच किस चीज़ के लिए प्रयोग होता है? तो ये
देखिए फिलेन, मैं भूल गया इस चीज़ को, मैं भूल रहा हूँ एकदम से। एक सेकेंड। फिलेंट कांच का और पोटास कांच का जो है प्रयोग किस चीज़ के काम में आता है, एक सेकेंड मुझे दीजिए, मैं गलत कर दूं, इससे अच्छा है कि नहीं बताता हूं। तो विद्युत बल्ब बनाने में जो है कांच का प्रयोग होता है, ठीक है। बाकी आंसर मैं फिर कभी क्वेश्चंस के रूप में दे दूंगा आपको, ठीक। सिनेबार जो है किस तत्व का अयस्क है, तो सिनेबार जो है का किस तत्व का अयस्क है, इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है पारा। पारा का अयस्क कौन सा है, सिनेबार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीएच मान का जो निर्धारण है या पीएच मान जो है किसने दिया था, तो ये सोरेनसन ने दिया था, याद रखना। तो पीएच जो है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7, ब्लड का पीएच मान कितना होता है 7.4, ठीक है। ये सभी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो बैटिंग एंड बेस्ट ने किसका जो है खोज की थी, तो ये इसने खोज की थी इंसुलिन की, इंसुलिन की खोज की थी। और मैकुलर ने जो है विटामिन ए और बी की खोज की थी, याद रखना, विटामिन ए और बी की खोज जो है मैकुलर ने किया था। और फंक ने जो है विटामिन नाम का शब्द दिया था। तो याद रखना ये कब दिया था, 1911 के आसपास जो है, आई गेस मुझे याद है, देखिए हालांकि वर्ष नहीं पूछते कभी भी, ठीक है। तो बैटिंग एंड बेस्ट, ये सारे चारों ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सोच समझ के ऑप्शंस दिए हैं ताकि आपको परीक्षा की दृष्टि से 4 चीज़ और याद हो जाए, ठीक है। तो याद रखना, बैटिंग एंड बेस्ट ने जो है कौन सा दिया था, इंसुलिन, और मैकुलर ने जो है विटामिन ए और बी की खोज की थी, और फंक ने जो है विटामिन शब्द की खोज की थी, ठीक, दिया था शब्द एक तरीके से। अल्जाइमर रोग जो है मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है, तो अल्जाइमर जो रोग होता है वो मनुष्य के जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइलेरिया नामक रोग जो है किसके काटने से होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइलेरिया रोग जो होता है जिसे हाथी पांव रोग भी कहते हैं, तो याद रखना हाथी पांव रोग जो है इसी को कहा जाता है। तो फाइलेरिया नामक रोग जो होता है वो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से हाथी पांव। कई बार आपने देखा होगा किसी किसी के पैर जो है बिल्कुल बहुत मोटे होते हैं, हाथी के पैर के जैसा, इसीलिए उसे हाथी पांव रोग कहते हैं, ठीक है। ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। और सीसी मक्खी के काटने से क्या होता है, तो सीसी जो मक्खी होती है उससे होती है निद्रा रोग, उसमें जो है व्यक्ति को जो है सोने में दिक्कत होती है, उसे नींद नहीं आती है। और एडिस मच्छर के काटने से होता है डेंगू फैलता है। और सैंड मक्खी से काटने से क्या होता है, काला अजार नामक रोग हो जाता है, काला अजार रोग जो होता है वो सैंड मक्खी के काटने से होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती है, हम सभी को पता है कि एक स्वस्थ मनुष्य में जो हड्डियों की संख्या होती है 206, लेकिन बच्चों में जो होती है हड्डियों की संख्या ज़्यादा, और मर्दों में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 300 के करीब, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, गलत तो मत कर दीजिएगा। एथलीट फुट नामक जो बीमारी होती है वो किसके द्वारा फैलती है, तो एथलीट जो फुट बीमारी होती है वो फैलती है फफूंद द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। आज का जो वीडियो है सब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी समाप्त होते हैं। 50-50 टाइप जो है जीके के क्वेश्चंस, आपको जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन डेली पेपर और डेली जो है टॉपिक वाइज जो है पेपर्स जो है डेली टॉपिक वाइज संबंधित जो है क्वेश्चंस आपको मैं डेली वीडियोस के माध्यम से देता रहता हूं। आप हमारे चैनल के लिंक चैनल में जाइए और एक एक वीडियोस आप जो है तैयार कर लीजिए, उसके पर्सनल नोट्स बना लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही है। इसका लिंक जो है आपको PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम लिंक से, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।